पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि 95 और 152 का मौशोपा क्या होगा, ये आपको बताना है। तो मौशोपा निकालना आपको आना चाहिए। देखो 95 को हम गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, यहाँ देखिए 5 से काटोगे, 5 एकम 5, 4 बचा, 45 हो गया, 5 नम 45, तो ये हो गया 19 एकम 19। और 152 का गुणनखंड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा और यहाँ से हो जाएगा 2 3 6, 2 8 16, फिर 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, 2 नम 18, फिर 19 एक कम 19, ठीक। तो 95 को मैं लिख सकता हूँ 5 गुणा 19, और 152 को लिख सकता हूँ 2 कितनी बार है, 3 बार, और 19 है 1 बार। तो हमें वो संख्या देखनी होती है जो दोनों में है, तो 19 दोनों में है, ठीक है। तो जो HCF होगा, जो मौशोपा होगा, 19 की न्यूनतम घात आ जाएगी। 19 की न्यूनतम घात कुछ नहीं तो 1 है, तो आंसर क्या आ जाएगा 19, ठीक। तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि भैया ये 19 आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं ये जो बहुपद है का एक मूल यदि दूसरे मूल का व्युत्क्रम है तो के का मान क्या होगा। देखो एक मूल अल्फा की जगह तो अल्फा ही है, लेकिन बीटा की जगह क्या है, उसका व्युत्क्रम 1/अल्फा। तो आप जानते हैं शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, सूत्र C/A के बराबर होता है। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणज, यहाँ पर 5 है। बी क्या है हमारे पास, एक्स का गुणज 13 है। और अचर पद सी के जगह पर क्या है बच्चों, के है। प्रश्न पे आ जाएंगे, अल्फा की जगह अल्फा है, बीटा क्या दे रखा है 1/अल्फा, और सी की जगह पर के है, और ए की जगह पर हमारा क्या है 5 है। अल्फा से अल्फा घटा, यहाँ बचा 1, और यहाँ बट्टे में 5, तिरछे गुणा कर दोगे 5 एकम 5, तो के का मान क्या आ जाएगा 5। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं समांतर श्रेणी का प्रथम पद 4 और सार्वंतर -2 है, तो इसका पांचवा पद क्या होगा। देखो प्रथम पद हमारे पास 4 और सार्वंतर हमें दे रखा है -2, हमें पांचवा पद निकालना है A5। तो पांचवा पद एक कम कर देते हैं, A + 4D, ठीक है। तो A की जगह पर है 4, ठीक है, और D की जगह पर है -2, तो ये हो गया 4 + -, 4 दूनी 8, 8 में से 4 घटाएंगे, आंसर आ जाएगा -4। कितना आ जाएगा -4। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं इसका मान क्या है, तो देखो 9 उभयनिष्ठ है, यहाँ से अंदर बचेगा sec² A - tan² A, ठीक है। तो ये एक सर्वसमीका होती है जिसका मान कितना होता है 1, तो आंसर आ जाएगा 9 एक कम 9, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9, ठीक। कह रहे हैं PE 0.75 है, तो PE नहीं की प्रायिकता क्या होगी। आपको पता है कि जिसकी होने की प्रायिकता प्लस उसी चीज़ की ना होने की प्रायिकता का जो योगफल होता है वो 1 के बराबर होता है। हमें PE नहीं बोला है, यानी कि E' निकालना है, तो ये प्लस का PE इधर रखेगा, क्या हो जाएगा माइनस का PE। तो PE हमें दे रखा 0.75, देखो एक को मैं लिख सकता हूँ 1.00, और ये घटा दो, 10 में से 5 घटाएंगे 5, हासिल लेगा 9 में से 7 घटाएंगे 2, इधर कुछ नहीं बचा, तो आंसर आ जाएगा 0.25। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं यदि यदि इन संख्याओं का माध्य 5 हो तो x का मान क्या होगा, ठीक है। कैसे हल करेंगे, देखो बच्चों हमें माध्य दिया हुआ है, ठीक है, माध्य दिया हुआ है, कितना है माध्य, माध्य दे रखा है हमें 5। चूंकि माध्य बराबर क्या होता है, जितनी भी संख्या उनको जोड़ देते हैं, 1 3 5 + 7 + 9 + x, और जितनी संख्या उनसे भाग दे दो, 1 2 3 4 5 6। माध्य प्रश्न में ऑलरेडी दे रखा है, माध्य की जगह क्या दे रखा है 5, और इनको जोड़ो, 5 और 3 8, ठीक है, यहाँ से जोड़ो तो 10, ये 20 और 5 25, ठीक है, और बट्टे में 6, तो गुणा करोगे 6 पंजे 30, ठीक है, और प्लस का 25 इधर के क्या हो जाएगा माइनस का 25, तो आंसर x का मान क्या आ जाएगा बच्चों 5 आ जाएगा। तो x का मान कितना होगा 5 होगा। कोई भी डाउट हो या दिक्कत हो, प्रश्न को दोबारा ज़रूर देखें। अगले प्रश्न में आ जाए।
क्या जांच कीजिए समीकरण योग में ये वाला और ये वाला संगत है या क्या है, ये इसकी हमें जांच करनी है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो क्योंकि ये MCQ नहीं है तो इसको डिटेल में सॉल्व करना होता है, ठीक है, डिटेल में लिखना पड़ेगा कि क्या दिया है। ठीक है, हमें दिया है दो समीकरण दोनों दिया है वो लिख दोगे। हम जांच करेंगे A1 बट्टा A2। A1 क्या होता है x का गुणज 5, A2 क्या दूसरे वाले समीकरण का x का गुणज 5 कम 5 5 दूनी 10। फिर निकालेंगे हम B1 बट्टा B2। B1 क्या y का गुणज माइनस का 3 और इधर क्या होगा y का गुणज 6। 3 एक कम 3 3 दूनी 6 ऊपर नीचे घटाओ। फिर आ जाओ C1 बट्टा C2। C1 क्या है माइनस के 11, C2 क्या है 22। 11 एक कम 11 11 दूनी 22, तीनों क्या है बराबर आ गए हैं। तो लिखेंगे चूंकि A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 परंतु बराबर नहीं है C1 बट्टा C2। ठीक है, अतः यह सॉरी बराबर है यार, बराबर नहीं क्यों लिख रहा हूँ, बराबर है, ठीक है। हाँ, अतः यह संपाती रेखा है। संपाती रेखा है तो संपाती रेखा के अनेक हल होते हैं। जब जब हल हो चाहे एक हो या अनेक हो तब तब क्या होता है संगत होते हैं। आराम से बन गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं 8 मीटर लंबी एक लड़की एक दीवार से टिकने पर भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी हमें ज्ञात करनी है। 8वां प्रश्न है। सो हमसे क्या बोला है, देखो 10 मीटर एक लंबी लड़की एक सीढ़ी, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, ये दीवार है, ठीक है, ये सीढ़ी हमने इसको टिका दिया है दीवार के साथ। तो सीढ़ी को मैंने हमने दीवार से कितना दूरी पर टिकाया है वो हमें निकालना है। तो ये हमारी क्या है बच्चों, ये हमारी दीवार है और ये हमारी क्या है सीढ़ी है। और कितने दूरी पर टिका है, मान लेते हैं x दूरी पर टिका है, ये हमें निकालना है। ये नाम दे दिया इसका ABC। सीढ़ी की जो लंबाई दे रखी है वो 10 मीटर दे रखी है और भूमि से 6 मीटर ऊंचाई पर है, ये जो है 6 मीटर दे रखा है। तो ये कितनी दूरी पर है ये हमें निकालना है। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि भैया कर्ण का जो वर्ग होता है वो बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। देखो कर्ण हमारे पास क्या है, कर्ण हमारे पास 90 अंश के सामने वाली भुजा 10, आधार मेरा क्या है x और लंब मेरा क्या है 6। 10 का वर्ग करोगे 100, 6 का वर्ग करेंगे 36, तो प्लस का 36 इधर क्या हो जाएगा माइनस का 36, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 64। तो वर्गमूल निकालोगे x का मान आ जाएगा 64 का वर्गमूल क्या होगा 8, 8 8 64। तो वो जो सीढ़ी हमने टिका है दीवार से कितने दूरी पर टिका है, 8 मीटर दूरी पर टिका है, ठीक है। ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आ जाओ। हमसे क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 9 में, यदि एक बिंदु M से O केंद्र वाली किसी वृत्त पर, हमारे पास एक वृत्त है और उसका जो केंद्र है वो O है, ठीक है। हमसे क्या बोला गया, एक बाहर बिंदु लिया है M से, MA और MB इस पर जगह खींची गई हैं। ये MA है और ये MB है जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं। तो हमें MOA का मान निकालना है। यहाँ से देखो MOA का मान हमें निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इससे इसको मिला देना है। अब पहले इसको और इसको सर्वांशम दिखाना पड़ेगा, फिर बात बनेगी। ये क्वेश्चन लंबा जाएगा, हालांकि 1 नंबर में दे रखा है लेकिन सब्जेक्टिव में तो पूरा सब कुछ दिखाना पड़ेगा, ठीक। तो चूँकि प्रमेय 10.1 से आप क्या जानते हो कि जो त्रिज्या होती है, जो स्पर्शिका के बीच में कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। तो कोण A और कोण B जो है वो 90 डिग्री के हैं, ठीक है। अब ये वाला कोण निकालना, जब तक ये कोण नहीं आएगा तब तक ये कोण नहीं निकाल पाओगे। और ये त्रिभुज और त्रिभुज आपका सर्वांगसम होगा, ये भी दिखाना है। तो लिखेंगे त्रिभुज MBO
वो त्रिभुज MAO में। अगर आप ध्यान से देखेंगे कि जो OB है और जो OA है वो बराबर है, क्योंकि दोनों के दोनों त्रिज्या हैं और वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। उसके साथ साथ ये जो रेखा लगी दोनों का जो कर्ण है, नब्बे के सामने वाली भुजा जो कर्ण होती है OM बराबर OM है और ये उभयनिष्ठ है। तो आप देखेंगे 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है ना, दोनों वृत्त के कर्ण बराबर है। अगर किसी त्रिभुज का कर्ण बराबर है तो वो त्रिभुज हो ही जाता है सर्वांशम। और इसके साथ साथ ये जो B कोण है और जो A कोण है वो बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे RHS द्वारा त्रिभुज MBO सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज MOK। ठीक है, इसका सर्वांशम हो गया। अब जब ये सर्वांशम हो गया तो CPCT नियम द्वारा, CPCT नियम द्वारा आप जानते हैं कि यहाँ पे जो कोण होगा ना, यहाँ पे भी वही कोण होगा, यानी कि कोण BOM बराबर होगा कोण MOA के। और ये हमें दिखाना पड़ेगा क्योंकि सब्जेक्टिव में है ना, वर्णनात्मक प्रश्न है तो पूरा हल करके दिखाना पड़ेगा। डायरेक्ट लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। उसके बाद यहाँ आ जाओ, मतलब ये कोण जो अगर निकाल देते हो तो उसका आधा करोगे तो आंसर आ जाएगा। अब देखो, चूंकि MAOB एक क्या है, चतुर्भुज है। चूंकि चतुर्भुज MBOA में, ठीक है, कोण M प्लस कोण B प्लस कोण O प्लस कोण A का मान कितना होगा, 360 होगा। चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 होते हैं। M का मान 60 है, B का मान 90, O का मान पता नहीं और A का मान है 90। देखो 90 90 180, 180 में यहाँ जोड़ देंगे 60 तो 240 हो जाएगा। ठीक है, 240 प्लस O, तो प्लस का 240 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का, तो कितना बचेगा 120। ठीक, अतः जो प्रश्न में आपसे पूछा गया है, प्रश्न में क्या पूछा गया है, MOA कोण MOA वो क्या होगा, O कोण का आधा होगा। तो O कोण का मान कितना है, 120 का आधा कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये हमें हमारा उत्तर मिलेगा। देखो मैंने पूरा डिटेल में करके दिखाया है, कोई शॉर्टकट नहीं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। हमसे क्या बोला जा रहा है, एक घन की भुजा 6 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन क्या होगा। देखो बच्चों, हमारे पास घन बोला गया है। घन क्या होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों समान हो उसे हम घन कहते हैं। माना घन की भुजा क्या है, A है, और हमें प्रश्न में क्या दिया है, घन की भुजा दे रखी है, दिया है घन की भुजा A बराबर 6 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, घन का आयतन निकालना है। घन का आयतन जिसका सूत्र होता है भुजा की घात 3। तो 6 गुणा 3 का मतलब 3 बार गुणा में, तो 6 को 3 बार गुणा करोगे आंसर आ जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे एक थैले में 7 काली 3 लाल 5 सफेद रंग की गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है तो प्रायिकता गेंद ज्ञात करनी कि ये गेंद लाल होगी। ठीक है, सो देखो दिया है, हमें क्या दे रखा है, काली गेंद हमें दे रखी है। कितनी बच्चों, काली गेंद दे रखी है 7, लाल गेंद दे रखी है 3 और सफ़ेद गेंद दे रखी है 5। ठीक है, तो कुल गेंद कितनी हो जाएगी, 7 और 3 10 और 5 15 हो जाएगी। हमें क्या निकालना है, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता है, इसलिए लाल गेंद आने की प्रायिकता निकालनी है। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम, यही होता है।
तो संभव परिणाम कितना है हमारे पास? लाल के दाने की प्रायिकता, लाल 3 है और कुल परिणाम 15 है। काटोगे 3 कम 3, 3 ही बचे 15। तो आंसर आ जाएगा 1/5। ठीक है। या फिर दूसरा वाला भी दे रखा है, कह रहे 52 पत्तों की अच्छे प्रकार से फीटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो कुल पत्ते कितने हैं हमारे पास? कुल परिणाम हमारे पास 52 है। निम्नांकित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क, क्या बोला? लाल रंग का बादशाह। लाल रंग की 2 कैटेगरी होती है। लाल रंग का जो बादशाह होता है वो 2 होता है, क्योंकि लाल रंग की कैटेगरी 2 है, हर कैटेगरी में एक बादशाह तो 2 है। और उसके बाद फेस कार्ड वाला पत्ता, नंबर ख, फेस कार्ड, तस्वीर वाला पत्ता, फेस कार्ड। तो आपको पता है फेस कार्ड 3, हर कैटेगरी में 3 होते हैं। गुलाम बेगम बादशाह, और टोटल कैटेगरी होती है 4, तो 3 चौको 12 होते हैं। संभव परिणाम आपके 12 हैं। तो पहला वाला निकालेंगे, लाल रंग का बादशाह आने की प्रायिकता। देखो संभव परिणाम कितना है? 2 है और कुल परिणाम कितना है? 52 है। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और ये हो गया 2 छंग 12। ठीक। उसके बाद नंबर ख हमें निकालना है फेस कार्ड। फेस कार्ड वाला पत्ते आने की प्रायिकता। तो संभव परिणाम 12, कुल परिणाम 52। किससे कटेगा? 4 से कटेगा, 4 3 12, 4 1 कम 4, 4 3 12। तो आंसर आ जाएगा 3/13। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न में आ जाओ। सिंपल सा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहे हैं? 8 मीटर लंबाई वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। हमारे पास 8 मीटर है और उसकी छाया की लंबाई कितनी है? 4 मीटर है। ये 8 मीटर इसका स्तंभ की लंबाई और इसकी 4 मीटर छाया की लंबाई है। उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 30 मीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 मीटर है। उसी समय तो उस हमसे क्या बोला गया? तो उसकी लंबाई निकालनी, उस मीनार की ऊंचाई क्या होगी वो भी निकालनी। माना मीनार की ऊंचाई h है। ठीक है। तो देखो आपको पता है ये जो भी चीज़ें होती हैं लंबवत होती हैं, तो ये क्या होंगी? समरूप जरूर होंगी। तो इसका नाम दे दो त्रिभुज का। इसका नाम दे दिया मैंने ABCDE। हमने DE को H माना, जो कि हमें ज्ञात करना है। चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज ADE के। ठीक है, ये लिख देंगे। समरूप क्यों है? ये 90 है, दोनों में ये उभयनिष्ठ है, ये 90 है, ये दोनों में उभयनिष्ठ है। अगर 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? AB और यहाँ से क्या आ जाएगा? AD। AB बट्टा AD और यहाँ से आ जाएगा BC और यहाँ से आ जाएगा DE। इन दोनों को ही ले लो। AB हमें दे रखा है 4 और AD हमें दे रखा है 30। BC हमें दे रखा है 8 और DE हमने H माना है, जो कि निकालना है। अब देखो गुणा करो, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, ऊपर ऊपर कट जाता है। तिरछे गुणा करोगे H 1 कम H और 30 दूनी 60। तो जो मीनार की ऊंचाई होगी वो कितनी होगी? 60 मीटर होगी। वैसे भी आइडिया लग रहा था कि अगर सेम टाइम पे बोला ना, इसका 4 का डबल था 8, तो 30 का डबल कितना होगा? 60। समान समय में बोला। अगले प्रश्न में आ जाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हर साल एग्जाम में आता है। कह रहे एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने और इतने से समदूरस्थ है। ठीक है, सो हल करते हैं। पहले मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूँ। हमारे पास 2 बिंदु हैं। एक बिंदु ए है जो कि 2, -5। एक बिंदु बी है जो कि है -3,5। इसके बीचों बीच एक बिंदु पी है। एक्स अक्ष पे बोला है, माना वो बिंदु पी एक्स अक्ष के लिए -0 होता है। ठीक है, प्रश्नानुसार हमें क्या दे रखा है?
प्रश्नानुसार में ये बोला है कि जो ए और पी के बीच की दूरी होगी और पी और बी के बीच की दूरी होगी वो बराबर होगी, समदूरस्थ है ना, समान दूरी पर है। ठीक है, अब सूत्र लगाइए, ए और पी के बीच की दूरी, पी और बी के बीच की दूरी, x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग। फिर आ जाइए पी बी में, x1 माइनस माइनस प्लस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग। इधर भी अंडर रूट है, इधर भी अंडर रूट है, अंडर रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे वर्ग करने पर दोनों पक्ष में, तो वर्ग करने पर अंडर रूट हट जाते हैं, इसको खोल देंगे तो ये हो जाएगा a का वर्ग, 2 का वर्ग 4, b का वर्ग माइनस का 2 दूनी 4x, -5 में से 0 घटाएंगे -5 का वर्ग करोगे 25। इसे खोलिए, a का वर्ग 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 3 दूनी 2ab है ना, 3 दूनी 6x, -5 बचेगा, 0 में से 5 घटाओगे तो -5 का वर्ग 25। ठीक है, इधर 25 है, इधर 25 से कटा, इधर एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स स्क्वायर कटा। अब क्या कर रहे हैं, संख्या को एक तरफ बाकी चीज़ों को एक तरफ। यहाँ पर आपका क्या दिख रहा है, 4, और ये प्लस का 9 इधर आके माइनस का 9 हो जाएगा। इधर है 6x और ये माइनस का 4x इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 4x। 4 में से 9 घटाएंगे बचेगा माइनस के 5 और ये आ गया 10x। कैलकुलेशन सही है ना। अब देखिए नेगेटिव के है इस तरफ, ये 10 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, काटोगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो x का जो मान आएगा बच्चों को आएगा -1/2। तब बिंदु क्या हो जाएगा, तब बिंदु हो जाएगा, आपने माना था x, 0, x का मान -1/2 और 0 का फिक्स है वो, क्योंकि y x अक्ष के लिए y निर्देशांक 0 होता है। तो ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल गया। अगले प्रश्न में आ जाओ, क्या बोल रहा है के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है। देखो, जब भी अपरिमित रूप से बोलेगा, ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए क्या होता है कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों आपस में बराबर होते हैं। a1 क्या है, x का गुणज, a2 क्या है, दूसरे वाले x का गुणज, b1 क्या है, y का गुणज, b2 क्या है, दूसरे वाले y का गुणज। c1 c2 मत लो, स्टार्टिंग के दो हमने ले लिए। अब आपको क्या करना, तिरछी गुणा कर देनी है, पहले हल कर लो, 5 का 5 दूनी 10, तिरछी गुणा करोगे k 1 कम k 6 दूनी 12, तो आंसर क्या आ जाएगा 12। एग्जाम में ऐसे लिखा ना कि दिया है समीकरण दोनों दे रखा है, अब प्रश्नानुसार अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए कंडीशन लिखोगे और फिर हल करोगे। तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, सिद्ध करने वाला प्रश्न है। कह रहे tan थीटा का मान 8/7 है, तो इसका मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है। सो देखो दिया है, हमें दे रखा है tan थीटा 8/7। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 1 - sin थीटा 1 + sin थीटा बट्टे में 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। आप एक सूत्र पर ऑलरेडी जानते होंगे कि भैया a - b गुणा a + b किसके बराबर होता है, a² - के b² के बराबर होता है ना। तो ऊपर से क्या हो जाएगा, देखिए a का वर्ग माइनस b का वर्ग, नीचे भी वही हो जाएगा। और आप जानते हैं 1 का वर्ग 1 ही होता है। आप फिर से सूत्र लगेगा, सूत्र आप जानते हैं कि भैया 1 - sin² थीटा क्या होता है, cos², और 1 - cos² क्या होता है, sin² होता है। तो ये लगा दीजिए, ऊपर आ जाएगा cos², नीचे आ जाएगा sin²। ठीक, सो देखिए cos/sin क्या होता है, cot, स्क्वायर तो स्क्वायर लग जाएगा, cot² थीटा। ठीक, हमें प्रश्न में क्या दे रखा है, tan थीटा बराबर 8/7। यहाँ तो कॉट आ रहा है, कॉट क्या होता है, tan का उल्टा होता है, 7 ऊपर आ जाएगा 8 नीचे, tan का उल्टा होता है कॉट। अब ये मान रख दो, 7/8 ऊपर स्क्वायर लगा दो, 7 × 7 = 8 × 8 = 64। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा।
कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। या फिर अगला प्रश्न है कि इसको हल करके इसके बराबर दिखाना है। ठीक है, 10/60, 10/60 का मान क्या होता है? √3 माइनस 10/30 का मान होता है 1/√3 1 प्लस फिर है 10/60 √3 और 10/30 का मान होता है 1/√3 √3 से √3 कटा। देखो बच्चों, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक लॉसअप आ गया, तो यह आ जाए √3 कम √3, इसकी गुणा इसके साथ √3 कम √3, अंडर हट जाता है, एक कम एक, और यहाँ 1 प्लस 1 कितना आ गया 2। इस अब यहाँ आगे हल करेंगे, ये है 2/√3 और यहाँ है 2, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक ले लो। और आप जानते हैं इसकी गुणा इसके साथ होती है, भागा इसकी गुणा इसके साथ, तो यहाँ से आ जाएगा 2 1 कम 2 और यहाँ से आ जाएगा 2 गुणा √3, 2 1 कम 2, यहाँ बचा 1/√3, 1/√3 किसका मान होता है? 10/30 का मान होता है। यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें सिद्ध करना था। आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, अगले वाले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे सिद्ध कीजिए कि ये जो ए बी सी भी है त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? जब बीच की दूरी निकालोगे, दो बीच की दूरी बराबर आएगी तो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो 16 नंबर है, हमें ए दे रखा है 5, -2, हमें बी दे रखा है 6, 4 और हमें सी दे रखा है 7, -2। ठीक, तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी, ई और बी के बीच की दूरी। तो x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग। 5 में 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा? -1 और -2 -4 -6, तो यह आ जाएगा 1 का वर्ग 1, 6 का वर्ग 36, तो यह आ जाएगा √37। हमें ए बी कितना मिला? √37 मिला। अब निकालो ए बी के बाद बी सी निकालोगे। बी सी x1 6, x2 है 7, x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 कितना है यहाँ पर 4, y2 है -2, माइनस माइनस प्लस, 6 में से 7 घटाएंगे माइनस का 1, 4 और 2 6, -1 का वर्ग 1 होता है, 6 का वर्ग क्या होता है 36, तो ये आ जाता है √37। ठीक, फिर आ जाइए ए सी। तो देखो ए क्या है? x1 है 5, x2 है 7, y1 है -2, y2 है -2, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। सूत्र में रख रहे हैं हम। 5 में से 7 घटाओगे माइनस का 2 बचेगा और -2 + 2 0, 0 का वर्ग 0 ही होता है, 2 आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं आराम से कि भैया यहाँ पर दो बीच की दूरी बराबर है, ये वाला और ये वाला, चूँकि ए बी बराबर है बी सी और बराबर नहीं है ए सी, इसलिए यह समद्विबाहु त्रिभुज है। इसलिए ये क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। आइए अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। हमसे क्या बोला जा रहा है? 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपये है, 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य 18 रुपये है। प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य हमें ज्ञात करना है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो हम मान लेंगे इसका उल्टा, हाँ सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, पलटा, उल्टा वाला तो अगले वाले में करना है। देखिए माना एक पेंसिल का मूल्य कितना है? x रुपये। तो 2 पेंसिल का मूल्य कितना होगा? 2x, 3 का 3x, और तथा एक रबड़ का जो मूल्य है वो हमने मान लिया y रुपये। ठीक, फिर आ जाते हैं प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त में क्या बोला गया? 2 पेंसिल यानी कि 2x प्लस 3 रबड़ 3y का कुल मूल्य कितना है? 9 रुपये है। समीकरण नंबर 1। ठीक, उसके बाद आ जाएंगे द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय
शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में क्या बोला गया है कि 4 पेंसिल और 6 रबड़, 4 पेंसिल यानी कि 4x, 6 रबड़ यानी कि 6y का जो कुल मूल्य है वो है 18 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से देखो 2 ओपनिस्ट हैं, 2 दूनी 2 तियाँ और 18 है, 2 नम 18, तो 2x प्लस 3y बराबर यहाँ क्या आ गया 9y। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें दोनों समीकरण समान है तो इसका जो एक अद्वितीय हल होता है वो निकाल पाना असंभव है। इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, ठीक है, तो आप यहाँ लिख दोगे अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक, रीज़न क्या देना है आपको, आप दिखाना ज़रूर A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों बराबर है। देखो ये है क्या, x का गुणज है 2, इस वाले का भी है 2 तो 1 आ गया, y का गुणज कितना है 3, इस वाले का भी 3, 1 आ गया। C1 प्लस का 9 इधर के माइनस का 9 और प्लस का 9 इधर के माइनस का 9, तो ये तीनों समान है। और जब तीनों समान होता है तो क्या होता है, अनेक हल होते हैं। और अगर आप देखो ना दोनों समीकरण क्या है, सेम टू सेम है। हल करने के लिए, अद्वितीय हल निकालने के लिए कम से कम हमें 2 अलग अलग रूप में समीकरण चाहिए होता है और यहाँ तो दोनों ही सेम है, तो हल हो पाना थोड़ा मुश्किल है। ठीक, हो गया आराम से। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे सिद्ध कीजिए कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हमें सिद्ध करना है। तो मान लेंगे इसका उल्टा, माना 2√3 एक परिमेय संख्या है, एक क्या है, परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या है तो आपको पता है हर एक परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिखते हैं जहाँ पर Q का मान 0 नहीं होता। ठीक है, जहाँ पर Q का मान 0 नहीं होता और P और Q क्या हमारे होते हैं, पूर्णांक होते हैं। और जो HCF होता है P और Q का वो 1 के बराबर होना चाहिए, ये आपको लिखना ही लिखना है। अब क्वेश्चन का लॉजिक क्या होता है कि अंडर रूट को एक तरफ रखो, बाकी सबको दूसरी तरफ, ये 2 गुणे में है, इधर के बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको पता है P, देखो किसी भी संख्या, परिमेय संख्या को परिमेय से गुणा करने में परिमेय होता है। P/Q परिमेय है, 2 एक परिमेय है, तो ये हो जाएगा परिमेय। तो लिखेंगे चूंकि P/2Q एक परिमेय संख्या है, एक क्या है, परिमेय संख्या है, तथा √3 हम जानते हैं √3 किसी भी अभाज्य संख्या के ऊपर अंडर लगने पे वो अपरिमेय हो जाता है, तथा √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए देखो परिमेय और अपरिमेय कभी बराबर नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि भैया ये चीज़ कभी बराबर नहीं हो सकती। अगर ये परिमेय होता तो इसको बराबर आना चाहिए था, ये तो बराबर नहीं आ रहा है, यानी कि हमारी अवधारणा क्या गलत है। अतः हमारी अवधारणा गलत है, ये हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, इसलिए 2√3 एक अपरिमेय संख्या होगी, ये हम यहाँ पे लिख देंगे। ओके बच्चों, ऐसे एग्जाम में लिखना है, आराम से बन गया। अगले प्रश्न पे आ जाओ। देखो जो सिलेबस में होगा वो तो हम कर लेंगे, जैसे √5 के अभाज्य के ऊपर अंडर लगाए तो ये क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, और 64 ये वाला जो ऑप्शन नंबर बी सिलेबस में नहीं है, इसे हमें नहीं पढ़ना है। उसके बाद 27, 39, 81 का मौसा क्या होगा, तो ऐसे तो बता नहीं सकते, गुणनखंड करना पड़ेगा। 27, 39 और 81 तीन संख्या दे रखी है, इसका हमें मौसा निकालना है। गुणनखंड करो, 3 नम 27, 3 तिया 9, 3 एक कम 3,
फिर ये कटेगा 3 से, 3 कम 3, 3 तिया 9, 13 कम 13, ये किससे कटेगा 9 नम 81 है ना, 3 से कटेगा, हाँ 3 से कटेगा, हाँ 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नम 27, 3 तिया 9, 3 कम 3। सो देखो 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 की घात 3, 39 को लिख सकता हूँ 3 गुणा 13, और 81 को मैं लिख सकता हूँ 3 की घात 4, है ना। तो जो तीनों में जो है वो संख्या में देखनी पड़ेगी, क्योंकि 3 संख्या दे रखी है। तो HCF क्या होगा, जो तीनों में है उसकी न्यूनतम घात, तीनों की न्यूनतम घात क्या है 3 की घात 1, तो आंसर आ जाएगा 3। आंसर क्या आ जाएगा 3। ओके, कहीं पे भी डाउट हो प्रश्न में, दिक्कत हो प्रश्न में, आप प्रश्न को एक बार दोबारा ज़रूर देखिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं 2 संकेंद्रीय वृत्त हैं। संकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं, जब दोनों वृत्त की एक ही केंद्र हो उसे हम संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। केंद्र का नाम मैंने ये बोल दिया। कह रहे हैं वृत्तों की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, छोटे को स्पर्श करती है। ये बड़े वृत्त की जीवा है, नाम दे दिया मैंने AB, इस वाले बिंदु का नाम दे दिया C, और ये क्या है देखो छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है, और ये क्या है बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है। छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर बोला है, और बड़े वाले का क्या बोला 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो चित्र इधर बन रहा वही चित्र इधर भी बनेगा, है ना। तो आप जानते हैं त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 अंश का कोण बनता है। तो जो AC होगा वही CB होगा, चूंकि जीवा की लंबाई हमें निकालनी है, तो जीवा की लंबाई क्या होगी AB, और AB किसके बराबर है AC प्लस CB के बराबर है, AC प्लस CB के बराबर है। और आपको दिख रहा है कि चूंकि जो AC होगा वही आपका CB होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ACO में, ACO में यहाँ लिख देना प्रमेय 10.1 से कि जो कोण C है वो 90 डिग्री है। जैसे ये 90 डिग्री हो जाएगा ये बन गया समकोण त्रिभुज, और यहाँ तुम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग, कर्ण का जो वर्ग होता है वो होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, कर्ण हमारा क्या है, कर्ण हमारा है 6 का वर्ग, आधार हमें निकालना है AC, और लंब हमारा 3 है, 6 का वर्ग 36, 3 का वर्ग 9। ठीक है, प्लस का 9 इधर क्या हो जाएगा माइनस का 9, तो घटा दोगे 36 में से ये आ जाएगा 27 AC²। ठीक है, ये चलिए लगा लेना, तो 27 का वर्गमूल हो जाएगा 3√3, 9 3 27 है ना, 3√3, ये AC मिल गया। तो जो AC का मान होगा वही CB का मान भी होगा, कितना 3√3, निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट रख दो आप, ये आ जाएगा 3√3 और ये भी है 3√3, तो आंसर आ जाएगा 3√3 और 3 6√3। तो जीवा की लंबाई कितनी होगी 6√3 होगी। बताइए कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये प्रश्न हमारा आराम से बन गया। या फिर अगला प्रश्न है, ठीक है, तो अगला प्रश्न देखो क्या बोला, चतुर्भुज ABCD खींचा गया एक वृत्त के परिगत, तो हमें ये सिद्ध करना है। हर साल एग्जाम में आ जाते हैं, तो ध्यान से अगर देखें मैं यहीं पे करवा देता हूँ। देखिए क्या बोला गया, आप जानते हैं प्रमेय 10.2 से, प्रमेय 10.2 से आप क्या जानते हो, आप जानते हो कि भैया वृत्त किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींचा गया स्पर्शरेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो जो DR है वो किसके बराबर हो जाएगा DS के, उसके बाद जो CR है वो किसके बराबर हो जाएगा CQ के, उसके बाद जो AP है वो AS के बराबर हो जाएगा। AP जो है S इधर है, इधर ही रखना, AP AS के बराबर होगा। उसके बाद जो BQ है वो BP के बराबर होगा। क्या होगा BQ के बराबर होगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ जोड़ का चिन्ह है ना, तो समीकरण चारों को जोड़ लेना है,
समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इनको जोड़ दिया। जोड़ने पे क्या हो जाएगा, डी आर प्लस सी आर प्लस ए पी प्लस बी पी, इधर आपका है डी एच प्लस सी क्यू प्लस ए एच प्लस बी क्यू। देखो डी एच प्लस ए एच किसके बराबर है, देखो डी एच प्लस ए एच किसके बराबर है, ए डी के बराबर है। और सी क्यू प्लस बी क्यू, सी क्यू प्लस बी क्यू किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। और डी आर प्लस सी आर, डी आर प्लस सी आर किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। और ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। ठीक, यही हमें सिद्ध करना है। और ये प्रश्न हर साल एग्जाम में आ जाता है, बोर्ड एग्जाम में। ठीक, तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाओ। देखो जो क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है उसको हम नहीं करेंगे, ठीक है, उसको हम नहीं करेंगे। और जो है वो तो मैं करा ही रही हूँ, सिलेबस में जो है तो उसको मैं करा ही रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखो ये जो क्वेश्चन है संरेखी वाला, त्रिभुज का त्रिफल, ये सिलेबस में नहीं तो इसे हम नहीं करेंगे। 22वां प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का प्रश्न है। कह रहे हैं सिद्ध करो कि ये चीज इसके बराबर है। ठीक है, सिद्ध करो कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये जो दे रखा है कॉसेक प्लस कॉट थीटा के बराबर है। अच्छा कॉसेक क्या होता है, कॉसेक थीटा क्या होता है, 1/sin। कॉट क्या होता है, कॉट होता है कॉस थीटा बट्टे साइन। ठीक है, ये सब मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, सिखा रखा है। तो हम क्या ले लेंगे, बायां पक्ष लेंगे। बायां पक्ष लेने पर, ठीक, तो बायां पक्ष ले लोगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से ये है कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा प्लस 1, नीचे क्या है आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस के 1। ओके, अब देखो हमें ये चीज़ लानी है। और आपको एक सूत्र पता होगा सर्वश्मी का, क्या कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये जो प्लस क्या उधर क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि एक की जगह पे आप ये मान रख सकते हो कॉट स्क्वायर। ठीक है, और एक आपको दो जगह दिख रहा होगा तो किसी एक में रखना होता है। तो देखो ऊपर सिद्ध करना है ना हमें, तो जिस बट्टे में इसका कुछ भी नहीं है, तो यानी कि ऊपर लाना है तो ऊपर वाले में मान रखना पड़ेगा। तो देखो रखेंगे कैसे, और देखो कॉसेक और कॉट लाना है, यहाँ कॉसेक कॉट दिख नहीं रहा है, तो कॉसेक क्या होता है 1/sin, कॉट क्या होता है बट कॉस थीटा बट्टे साइन। तो मैं क्या करूँगा, ऊपर नीचे हर एक पद में कॉस साइन से भाग दे दूंगा। ऊपर नीचे हर एक पद में साइन से भाग देने पर बच्चों मैंने सब कुछ ऑलरेडी पढ़ा रखा है। आप लोग वीडियो लास्ट में देखते हो। अगर आप शुरू से पढ़ाई कर रहे होते ना तो आपको कोचिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, इतना अच्छे से पढ़ाता हूँ मैं। आप एक बार कोई भी सभी वीडियो खोल के देख लो, एनसीईआरटी मैंने पूरी पढ़ा रखी है, आप खुद ही बोलोगे। और जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हो कक्षा 11 की पढ़ाई शुरू कर देना। ठीक है, बाकी बोर्ड्स वाले बच्चे क्या करते हैं, शुरू से पढ़ाई करते हैं। और हमारे उत्तराखंड के बच्चे क्या करते हैं, वो शुरू से पढ़ाई नहीं करते, वो एग्ज़ाम से पहले पहले आते हैं यूट्यूब में। भाई यूट्यूब में सब कुछ फ्री है, यूट्यूब का अच्छे से उपयोग करो। ठीक है, अपने मम्मी पापा के पैसे को बचाओ। कॉस बट्टा साइन क्या होता है, कॉट साइन बट्टा साइन क्या होता है, कटेगा ऊपर नीचे सेम टू सेम। और 1/sin क्या होता है, कॉसेक, कॉसेक थीटा। ये कॉस नीचे भी वही है, बस प्लस आ जाएगा, माइनस का चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सही सही लिख लेंगे। ये कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा को एक साथ लिखा और इस 1 की जगह पे मान रख देंगे, ये मान कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा। अब नीचे वाला कुछ भी नहीं करना है, नीचे वाला कुछ भी नहीं करना है, नीचे जैसे है वैसे का वैसे हम रखेंगे, नीचे में कोई परिवर्तन नहीं करना है। अब हमें क्या करना है, देखो ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप एक सूत्र जानते होंगे ना कि भैया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये ए की जगह पर है, ये बी की जगह पर है, ये ए की जगह पर है, ये बी की जगह पर है। तो यहाँ पर हम रख देंगे कॉट थीटा कॉसेक थीटा। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी कॉसेक थीटा
प्लस कॉट थीटा, और फिर आ जाएगा ए माइनस के बी गुणे में कॉसेक थीटा माइनस के कॉट थीटा। बट्टे में जो उसको छेड़ो मत, ठीक है, इसको नहीं छेड़ना है। अब आप देखेंगे ये चीज़ दोनों में से क्या आ रही है, उभयनिष्ठ आ रही है। निकालो उभयनिष्ठ जो आ रही है, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ये निकल गया उभयनिष्ठ। पूरा बाहर आ गया, यानी कि यहाँ एक बचेगा, ये पूरा बाहर है। अब नेगेटिव से अंदर गुणा हो जाएगा, जो पॉजिटिव वाला है वो नेगेटिव हो जाएगा, हो गया नेगेटिव, और ये जो नेगेटिव वाला है नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब नीचे भी वही है, देखो ये प्लस का 1 है, माइनस का कॉसेक है, ढंग से लिख के दिखा रहा हूँ, और ये प्लस का कॉट है। आगे सेम टू सेम, ऊपर नीचे सेम टू सेम में कट गया। क्या प्रूफ करना था, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, हमें यही लाना था। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आ जाता है, ठीक। तो ये प्रश्न हमारा इजीली बन गया। थोड़ा सा भी डाउट हो प्रश्न को दोबारा देखें। अगले प्रश्न पे हम आ जाएंगे। अगला प्रश्न हमारे सिलेबस में नहीं है बच्चों, 23वां प्रश्न हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसे हमें नहीं करना है। आगे बढ़ो। 24वां प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और हर साल एग्जाम में आता है। 24वां प्रश्न क्या बोल रहा है, 2 अंकों की संख्याओं का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 2 अंकों की संख्या है आपके पास, तो 2 अंक में इकाई अंक होता है और दहाई अंक होता है। ये इकाई अंक और ये दहाई अंक। तो इकाई का अंक हमने मान लिया x और दहाई का हमने मान लिया y, ठीक है। तो ये लिख देना, माना इकाई का अंक x और दहाई का अंक y। तो संख्या का जो वास्तविक रूप होगा वो क्या होगा, संख्या का जो वास्तविक रूप दहाई 10 10y प्लस x, और पलटने पर संख्या क्या होगी, पलटने पर संख्या मतलब ये वाला इधर आ जाए और ये वाला इधर आ जाए, तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई। सिंपल। अब आ जाओ प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त में ये बोला गया है कि भैया संख्याओं के अंकों का योग 9 है, यानी x और y को अगर हम जोड़ दें तो इनके अंकों का योग 9 है, ठीक है। उसके बाद द्वितीय शर्त में क्या बोला गया है, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त में ये बोला गया है कि इस संख्या का 9 गुना, मतलब जो वास्तविक संख्या है उसका 9 गुना इसके बराबर है अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, जो आपने अंक पलट दिए हैं उसका 2 गुना है, 10x प्लस वाई के 2 गुने के बराबर है, ठीक है। 9 से अंदर गुणा कर दो, 9 दाई 90 वाई 9x, और ये हो जाएगा 2 20x, ये हो जाएगा 2 वाई, 90 वाई प्लस वाई को एक तरफ रखो और x को एक तरफ, प्लस का 9 इधर रखें, माइनस का 9x हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 88 वाई और यहाँ से आ जाएगा 11x, ठीक। ये 11 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, 11 8 88। तो जो y का मान आ जाएगा, सॉरी x का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 8y, ठीक। अब x का मान उठाकर समीकरण 1 में रख देना है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, यहाँ रख दो। x का मान क्या है 8y प्लस वाई, 8 और वाई 8y प्लस वाई कितना हो जाएगा 9y, ये 9 9 1 कम 9, तो y का मान क्या हो गया बच्चों 1। y का मान उठाकर समीकरण नंबर 2 में रख दो, चूँकि x बराबर 8y है, y का मान 1 है, 8 1 कम 8, अतः संख्या क्या होगी, संख्या हमने मानी थी y और x, तो y का मान है 1, x का मान है 18, तो संख्या कितनी होगी बच्चों 18 होगी। कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। अगले प्रश्न पे आ जाओ। हमसे क्या बोल रहे, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। किस विधि से हल कीजिए, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो देखो हमें दिया है, अंग्रेजी लिख दिया मैंने, थोड़ा दिया है को मैंने बोला गिवन, थोड़ा बहुत अंग्रेजी लिखोगे तो इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। अंग्रेजी आपके पास ज़रूर होगी ना। √3x प्लस वाई आपका 0 है, और ये √3x माइनस के √8y ये आपका 0, ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। प्रतिस्थापन विधि लगानी है तो कोई एक समीकरण ले लो, समीकरण 2 ले लिया मैंने।
√3x माइनस के √8y। ठीक है, तो किसी x का या y का मान निकालना होता है तो माइनस के अंदर के क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये √3 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में। ठीक, मैंने x का मान निकाल दिया। अब x का मान 2 से निकाला तो कहाँ रखना पड़ेगा 1 में, तो यहाँ रखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो। समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, √2x प्लस √3y बराबर 0। तो यहाँ x की जगह पे मान रखेंगे, x की जगह पे मान है √8 बट्टे √3y, और इधर ऑलरेडी है √3y। तो y क्या है बच्चों, ओबाइनिस्ट, y ओबाइनिस्ट निकाला, √8 गुणा √2, √8 दूनी 16। ठीक, देखो ये चीज़ गुणे में इधर के पट्टे में आ जाएगी, और 0 के पट्टे कुछ भी हो, 0 के पट्टे में कुछ भी हो वो क्या हो जाती है 0। तो y का मान आ गया 0। y का मान उठाकर यहाँ रख दो समीकरण नंबर 3 में, तो आपको x का मान मिल जाएगा। कितना है, √8 बट्टे √3, और y का मान है 0। 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं 0 हो जाता है, तो x का मान क्या आ जाएगा 0। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे भूमि पर किसी बिंदु पर हवाई जहाज का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। ऐसा क्वेश्चन मैंने बहुत सारे करा रखे हैं, एक तो मैंने वीडियो भी बना रखी है 6.5 घंटे की, चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको ज़रूर देख लो, तो फिर बाकी किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और सारे क्वेश्चन वहीं से आएंगे, उसी टाइप के आएंगे। कह रहे भूमि पर किसी बिंदु से एक हवाई जहाज का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखो ये मान लेते हैं हवाई जहाज यहाँ उड़ रहा है, ठीक है, और यहाँ भूमि है, ये भूमि है, भूमि की जो उन्नयन कोण है पहली बार में वो कितना है 60 डिग्री है। कितना है 60 डिग्री है, बना दिया 60 डिग्री। उसके बाद हमसे क्या बोला गया है, 15 सेकंड की उड़ान के पश्चात उसका उन्नयन कोण बदल कर 30 डिग्री हो जाता है। यदि हवाई जहाज 1500 मीटर की नियत ऊंचाई पर उड़ रहा है तो हवाई जहाज की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। अच्छा, नियत ऊंचाई फिक्स है उसकी हवाई जहाज की, कितना है 1500 1500 यहाँ पे था। थोड़े टाइम बाद हवाई जहाज यहाँ आ जाता है और 15 सेकंड बाद यहाँ आ जाता है, तो उस 15 सेकंड बाद जब हम देखते हैं तो उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है। और लेकिन जो दूरी है हवाई जहाज की वो उतनी ही रहती है ऊंचाई में 1503। तो हवाई जहाज यहाँ से यहाँ तक आने में उसको लगे 15 सेकंड। तो हमें निकालनी है हवाई जहाज की चाल। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। समय तो दे रखा है, दूरी नहीं पता, ये दूरी हमें नहीं पता। हवाई जहाज यहाँ से यहाँ आई ना, माना ये जो दूरी है ये y है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमने x मान लिया। हमें y दूरी निकालनी है, जब तक y दूरी नहीं निकालेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। चित्र बन गया, नाम दे दो इसका A B C D E। ठीक है, माना करके लिख देना A B x है, B D y। ठीक है, अब आ जाओ, दो समकोण त्रिभुज बनेंगे, इनको हल कर लो। त्रिभुज E B C में ये दिया हुआ है और ये हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि इसमें चाहिए होगा। तो बी सी बट्टे ए बी, कोण के सामने वाली भुजा लंब और ये आधार होती है, लंब बट्टे आधार होता है tan थीटा। थीटा हमारा क्या है छोटे वाले में 60। बी सी का मान है 1500√3 और ए बी का मान हमने x माना है, tan 60 का मान था √3। कुछ नहीं, बट्टे में 1 ले लिया, √3 एकम √3 कटा, x एकम x, और ये आ जाएगा 1500। ठीक है, x का मान कितना आ गया 1500, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए दूसरे वाले समकोण त्रिभुज में, बड़े वाले में ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में ये हमें पता है और ये y हमें चाहिए तो पूरा ही लेना पड़ेगा, डी ई बट्टे ए डी। कोण के सामने वाली भुजा लंब और ये बट्टे आधार tan थीटा।
थीटा का मान क्या है 30 डिग्री। डी कितना है 1500 अंडर रूट 3। ए डी क्या है x और ये y, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई। और tan 30 का मान होता है 1/√3। तिरछे गुणा करेंगे x प्लस वाई एक कम x प्लस वाई, और ये हो जाएगा 1500 अंडर रूट 3 सिर्फ गुणे में 3। तो हमें निकालना है y। 15 3 45, पीछे से 0 और प्लस के x इधर रखे माइनस के x का मान उठाकर यहाँ रख दो। x का मान है 1500, तो y का मान क्या आ जाएगा 3000 मीटर। ठीक, जो y हमें नहीं पता था वो हमें मिल गया। अतः चाल क्या होती है, दूरी बट्टे समय। दूरी है 300 मीटर, समय है 15 सेकंड। 15 दूनी 30, पीछे से 0, तो ये आ गया 200 मीटर प्रति सेकंड। और प्रश्न में इसको बोला है कि स्पीड जो निकालनी है वो किलोमीटर प्रति घंटा में निकालनी है। किलोमीटर, तो ये सब आपको झमेला याद करने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा याद रखना, जब भी मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति आवर में कन्वर्ट करना होगा ना, तो आपको बस गुणा कर देना है 18/5 से। आपको बस क्या करना है, गुणा कर देना है 18/5 से। तो 5 दूनी 10, पीछे से 0, 18 दूनी 36, पीछे से 0, 360 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो चल रहा है। ठीक है, ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने कितनी बार करा रखा है, कल वाले मॉडल पेपर पे भी मैंने करा रखा था। 6 नंबर के अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए वहाँ पे भी मैंने करा रखा है। ठीक है, तो अब दोबारा ही करवा देता हूँ, क्या दिक्कत है। अथवा अगर मैं चाहता तो बोल देता कि वहाँ जाके देख लो, तो फिर आपको ढूंढने में देरी हो जाती है ना। तो मैं करा दे रहा हूँ। ये हमारा ज़मीन है, कह रहे एक मीनार के पाद बिंदु से, ये हमारा मीनार है और ये हमारा भवन है। ठीक है, कह रहे एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो हमारा 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से, ये भवन का पाद बिंदु है, मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, वो है 60 डिग्री। अगर मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माना भवन की ऊंचाई h है। ठीक है, चित्र बन गया, नाम दे दो A B C D, और इनके बीच की दूरी मैंने x मान ली। प्रश्न में ये भी बोल सकते कि भाई मीनार की और भवन के बीच की दूरी भी निकालो, या फिर देखो दो समकोण त्रिभुज बनाना है यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये तो दिया हुआ है और ये निकालना है, तो दोनों में जो उपनिष्ठ भुजा होती है उसको लेना ही पड़ता है। त्रिभुज ABC में देखो AB हमें पता है और BC दोनों समकोण त्रिभुज का उपनिष्ठ भुजा है, वो लेना ही पड़ेगा। तो ये लंब बट्टे आधार, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, लंब बट्टे आधार होता है tan थीटा। थीटा कितना हमारा 60, AB हमारे पास है 50, BC हमने x माना, tan 60 का मान √3। तो ये गुणे के तरह के बट्टे में आ गया और बट्टे के तरह के गुणे में आ गया। अब आ जाओ बड़े इस वाले समकोण त्रिभुज में BCD में, त्रिभुज BCD में, तो देखो CD हमें निकालना है और BC हमें मालूम है। तो लंब बट्टे आधार क्या होता है, tan थीटा, थीटा है 30 डिग्री छोटे वाले में। तो CD हमने h माना है, BC हमने x माना है, tan 30 का मान 1/√3। तो हमें h निकालना है, ये x एक कम x बट्टे में √3। x का मान कितना है 50 बट्टे √3, और बट्टे में ऑलरेडी √3 है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक ले लिया, इसकी गुणा इसके साथ, बट्टा इसका गुणा इसके साथ, 50 एक कम 50, √3 गुणा √3 सिर्फ 3। तो भवन की ऊंचाई कितनी होगी 50/3 मीटर होगी। सिंपल सा क्वेश्चन था, 6 नंबर का, आराम से बन गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। देखो कह रहे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो।
ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 27वां नंबर, माना क्रमागत संख्या, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बोला है, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, अगर ये पहला x दूसरा क्या हो जाएगा x+1 हो जाएगा। प्रश्नानुसार क्या बोला है, प्रश्नानुसार ये बोला गया है कि दोनों का वर्ग करके अगर हम जोड़ दें, x का वर्ग करो और x+1 का वर्ग करके जोड़ो तो कितना आता है 365 आता है। तो उनको हमें ज्ञात करना है। तो खोलो इसको, x², इसको खोलना पड़ेगा, a का वर्ग प्लस b का वर्ग 2ab, x² 2x², एक का वर्ग 1, 2 एकम 2x और प्लस का 365 इधर रखे माइनस का हो गया, उस तरफ कुछ नहीं बचा तो 0। यहाँ देखिए 2x² प्लस का 2x और ये आ गया 364 प्लस का घट गया। अब हम क्या करेंगे, 2 वनिश ले लेंगे या 2 से दोनों तरफ भाग दे दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छंग 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 2 गुणे में इधर के बट्टी में आ जाएगा और 0 के बट्टी कुछ भी हो वो 0 हो जाता है। तो ये हमें हमारा एक द्विघात समीकरण मिल गया। ठीक है, अब इसको हल करना है। ऐसी दो संख्या लो, इसका गुणज कुछ नहीं तो 1, इसकी गुणा इसके साथ करनी होती है। ऐसी दो संख्या लो जिनको गुणा करने पे 182 है और घटाने पे x का गुणज 1 है, तो वो है 14 और 13। इसको गुणनखंड कर लेना, 14 और 13 को गुणा करोगे 182 आएगा, 14 में से 13 घटाओगे तो 1 आ जाएगा। 14x माइनस के 13x माइनस के 182, तो यहाँ से एक जुड़ा, यहाँ से एक जुड़ा, यहाँ से x ओवनिष्ठ आ गया तो x बाहर और यहाँ से 14 बचा, माइनस 13 यहाँ से ओवनिष्ठ है, नेगेटिव बाहर है, अंदर चिन्ह बदल जाएगा, 13 कम 13, 13 चौके 52। तो जो 2 बार है उसे हम एक बार लिखेंगे और जो ओवनिष्ठ है उसे हम दूसरे वाले ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, यदि इसको एक बार 0 मानोगे, x प्लस 14 बराबर 0, तो प्लस के 14 इधर के माइनस के 14 हो जाएगा, जो कि अमान्य क्योंकि ये माइनस में आ गया है। फिर इसको 0 लोगे, यदि x माइनस 13 बराबर 0, तो माइनस का 13 इधर के प्लस के 13 होगा, जो कि सही है, धनात्मक है। अतः संख्या क्या होगी, संख्या पहली x थी जो कि 13 और अगली x+1 थी, 13+1, तो आंसर आ जाएगा 14। ठीक है, अगला आंसर क्या आ गया 14, ये हो गया। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, ये मैंने कई बार करा दिया है, कल भी कराया था मॉडल पेपर। ठीक है, जिसके लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन जाके देख लेना। ये उदाहरण का प्रश्न है चैप्टर नंबर 3 का। ठीक है, इसको मैंने कई बार कराया है, चैप्टर नंबर 3 के जो उदाहरण करा रखे हैं वहाँ पे भी मैंने कराया है, कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करा दिया, तो इसको आप खुद से एक बार कर लेना। तो ये वाला मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, हालांकि मैं करने के लिए कर देता, बट मैं जानबूझ के छोड़ रहा हूँ क्योंकि इसको मैंने करा करा के बोर हो गया हूँ यार। ठीक है, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो चैप्टर नंबर 3 का जो उदाहरण है वहाँ का ये प्रश्न है। ठीक है, और उदाहरण को भी मैंने अलग से वीडियो में सॉल्व करा रखा है, सभी चैप्टर के उदाहरण, तो उसकी प्लेलिस्ट भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना। ठीक, अब आते हैं ये जो क्वेश्चन नंबर 28 है। ठीक है, ये सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 ये सिलेबस में नहीं है, और जो सिलेबस में नहीं है उसे हम क्यों पढ़ें यार। ठीक है, आएगा ही नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है 6 नंबर में। या तो बहुलक हर साल आता है या माध्यक। मैंने बोला है ये जो 2 प्रश्न है भाई, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और हर साल एग्जाम में आते हैं, हर साल। तो इनको बना के जाना ज़रूर आएगा प्रश्न, इस टाइप का एक क्वेश्चन। तो जो आसान हो, वैसे तो बहुलक ज़्यादा आसान है, उसको हम कर लेंगे फट से। तो देखो, बहुलक निकालने के लिए क्या होता है, सबसे बड़ी बारंबार तो देखनी है। पहले तो वर्गंत्र नोटिस करो, 15 पे खत्म हो, 15 शुरू हो रहा है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बारंबारता F1, उसके बाद वाला F2 और उससे पहले वाला F0। तो हमारे पास F0 का मान है 21, F1 का मान है 23 और F2 का मान है 14। और F1 के जस्ट ऊपर वाला क्या होता है, बहुलक वर्ग।
तो हमारा जो बहुलक वर्ग है वो है 35 से 45, इसलिए बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा है वो है 35। और कितने का अंतर है 35 से 45? 10 का अंतर है। ठीक है, अब बहुलक वाले सूत्र में रख दो। क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0 गुणा H बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस के F2। ये सूत्र होता है। मान रखेंगे L का मान हमारे पास है 35, F1 का मान हमारे पास है 23, F0 का मान है 21 और H का मान है 10। 2F1 यानी कि 46, F0 का मान है 21 और F2 का मान हमारे पास है कितना 14। 35, यहाँ से बचेगा 2 ढाई 20 और ये 35। 46 में से 35 घटाओगे 11 आ जाएगा। 11 एक कम 11 कितना बचा 9, 90 हो जाएगा। 11 अट्ठे 88, ठीक है। फिर 20 होगा, 11 एक कम 11, 10 स्थान तक जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 36.81 आंसर। ये हमें हमारा बहुलक मिल गया। बस इस सूत्र को याद रखो, बाकी तो बहुत आसान है, हर साल एग्जाम में आता है 6 नंबर में। हो गया, या तो ये वाला करो या उसके अगले वाला करो। अगला वाला थोड़ा बड़ा है, लंबा जाएगा, ठीक है। और ये भी एनसीईआरटी का उदाहरण का प्रश्न है। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है, बारंबारता का योग 100 है, तो x तथा y का मान आपको ज्ञात करना है। x तथा y का मान ज्ञात करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम बनाएंगे बारंबारता, फिर यहाँ पे आएगी संचयी बारंबारता, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे वर्ग अंतराल, यहाँ पे आ जाएगी बारंबारता और यहाँ पे आ जाएगी संचयी बारंबारता। तो वह वर्ग अंतराल है 0 से 100, 100 से 200, 1000 तक जाएगा, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 600, 600 से 700, 700 से 800, 800 से 900 और 900 से 1000, ठीक। और f जो हमें दे रखा है बच्चों, वो दे रखा है 2x, सॉरी 2 के बाद 5 है, 5 फिर है x, फिर है 12, फिर है 17, फिर है 20, फिर है y, फिर है 9, 7, 4। इन सबका जो कुल योगफल बोल रखा है, बारंबारता का कुल योगफल वो 100 बोल रखा है प्रश्न में। बारंबारता का कुल योगफल को हम n से दिखाते हैं, ठीक। उसके बाद CF निकालने का तरीका क्या होता है, पहला वाला वैसे का वैसे लिखो, 2 में 5 जोड़ेंगे 7, 7 में x जोड़ेंगे 7 प्लस x, 7 में 12 जोड़ेंगे 19 प्लस x, 19 में 17 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 9 और 7 16, 36 प्लस x, 36 में 20 जोड़ेंगे 56 प्लस x, 56 प्लस x में y जोड़ देंगे 56 प्लस x प्लस y हो जाएगा। 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 65, 7 और जोड़ देंगे ये हो जाएगा 72, 72 में 4 जोड़ेंगे 76। अब जानते हैं जो यहाँ पे होता है वही चीज़ यहाँ पे आती है संचयी बारंबारता में, इसलिए क्या हो जाएगा कि 76 प्लस x प्लस वाई किसके बराबर होगा बच्चों, 100 के बराबर होगा। तो यहाँ से क्या होगा, प्लस का जो 76 है इधर आगे माइनस का हो जाएगा, तो x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा 24, समीकरण नंबर 1। अब प्रश्न में आ जाओ जो दिया हुआ है, हमें क्या दिया है, माध्यक, माध्यक हमें दे रखा है प्रश्न में 525। 525 किस वर्ग अंतराल में मिलेगा, इसके इस रेंज में मिलेगा ना हमें 525 वर्ग अंतराल 500 से 600 में उपस्थित है, ठीक है। यानी कि
एल क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा, एच क्या हो जाएगा इनके बीच का अंतर 100 हो जाएगा, और इसी के सीध में आ जाओगे तो ये हमें मिलेगा एफ, और इसी के सीध में जस्ट इसके ऊपर वाला क्या होता है सी एफ। ठीक, तो एफ हमारे पास है 20 और संचयी बारंबार था सी एफ हमारे पास है 36 प्लस एक्स। ठीक हो गया। अब आपको माध्यक का सूत्र मालूम होगा, चूंकि माध्यक बराबर होता है एल प्लस एन बट्टा 2 माइनस सी एफ गुणा एच बट्टे में एफ, यही होता है। तो माध्यक हमें दे रखा है प्रश्न में 525, एल हमें मिला है 500, एन बट्टा 2, 100 को 2 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 50, और सी एफ हमारा कितना है, सी एफ हमारा 36 प्लस एक्स, और एच का मान हमारा है 100 बट्टे में एफ का मान है 20 पंजे 100। ठीक है, 500 प्लस के तरह के माइनस हो जाएगा, 525 में से 500 घटाओगे तो क्या आ जाएगा सिर्फ 25, और ये 5 जो गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, और यहाँ 50 में से 36 घटाओगे 14 बचेगा, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, 5 बचे 25, माइनस का एक्स इधर के प्लस का हो गया, प्लस का 5 इधर के माइनस का, तो एक्स का मान क्या आ गया 9, एक्स का मान यहाँ रख दो तो वाई का मान आ जाएगा, कितना जाएगा वाई का मान 15, तो वाई का मान 15 होगा और एक्स का मान 9 होगा। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। एक क्वेश्चन जस्ट मैंने छोड़ा है, ठीक है, मैं अगर बता भी दूं, हिंट दे दे रहा हूँ, पहले व्यक्ति की आय 9x और दूसरे व्यक्ति की आय 7x हो जाएगी। पहले व्यक्ति का खर्च 4y और दूसरे व्यक्ति का खर्च 3y हो जाएगा। दोनों का जो बचत है 2000 है, यानी कि बचत क्या हो जाएगी, प्रथम व्यक्ति की बचत 9x में से 4y घटा दोगे, 9x माइनस 4y बराबर 2000, और द्वितीय व्यक्ति की बचत क्या होगी, 7x में से 3y घटा दोगे तो वो भी आएगा 2000 के बराबर। दोनों को हल कर लोगे, x का मान आ जाएगा, x का मान यहाँ एक बार रख देना है 9x में, और 7x में रख दोगे, दोनों व्यक्तियों की आय भी आ जाएगी। हिंट भी देती है, नहीं समझ में आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। कल भी मॉडल पेपर कराया था, उससे पहले वाले दिन भी कराया था, दोनों मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं। बाकी सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे। पेपर के लिए बच्चों ऑल द बेस्ट।